तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो 2016 में आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट 2 का। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम अपना कंटेंट और भी इम्प्रूव कर पाएँ और हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले, जिससे हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बना सकें। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन आरएलसी सीरीज सर्किट इज 1.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ट्यूनिंग कैपेसिटर सेट है 150 माइक्रोफैराड पे, ऑफ द बैंडविड्थ दे रखी है 10 किलोहर्ट्ज। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है सर्किट का। देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। गिवन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी रखी है आपकी, एफ नॉट से डिनोट कर रहा हूँ, 1.5 किलोहर्ट्ज, सॉरी 1.5 मेगाहर्ट्ज विच इज 1.5 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। कैपेसिटेंस दे रखा है आपका 150 माइक्रोफराड। बैंडविड्थ दे रखी है आपकी 10 किलोहर्ट्ज। तो इससे हमको रेजिस्टेंस निकालना था। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सीरीज आरएलसी दे रखा है, आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें देख रखा है कि ये सर्किट है आपका सीरीज आरएलसी का। तो सीरीज आरएलसी में क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, यानी कि एफ नॉट अपॉन बैंडविड्थ। एफ नॉट की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻6। बैंडविड्थ है आपकी 10 किलोहर्ट्ज। सॉल्व करो अगर आप, देखो 10 किलोहर्ट्ज को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 10 इंटू 10⁻3 हर्ट्ज। तो ये 150 आएगा। ठीक है, ये 10⁻4 हो गया, यहाँ 100 आएगा तो 150। ठीक है, ये सिंपल से कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना। अब देखो ये 150 तो आ गया, लेकिन हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो क्योंकि सीरीज आरएलसी है, क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है रिएक्टिव पावर अपॉन रियल पावर। ठीक है, रिएक्टिव पावर अपॉन रियल पावर, रियल पावर। और इसी को सॉल्व करके जब हम रिएक्टिव पावर और रियल पावर रखते हैं आपका सीरीज आरएलसी में, तो एक फॉर्मूला आता है XC अपॉन R, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू XL अपॉन R, क्योंकि सीरीज रेजोनेंस में XC और XL बराबर होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है, सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन XC इक्वल्स टू XL। तो जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो ये है, XC अपॉन R। तो देखो 150 इक्वल्स टू XC होता है आपका 1 अपॉन ओमेगा नॉट C इंटू R जो आपका थाई। तो R इधर चला जाएगा, एक मिनट, R इधर चला गया आपका, तो R 1 अपॉन ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई इंटू एफ नॉट। एफ नॉट क्या, 1.5 इंटू 10⁻6। कैपेसिटेंस की वैल्यू 150 10⁻⁻6। और आपका बैंड ओमेगा नॉट हो गया, R हो गया, और ये 150 यहाँ पे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, देखो 10⁻6 कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे और कैलकुलेट करोगे तो 4.71 क्या पास इंटू 10⁻6 आएगा। ठीक है, 4.71 इंटू 10⁻6 हो। अगर आप ऑप्शन चेक करो तो यहाँ देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा था और आंसर 4.7 इंटू 10⁻6 नहीं है। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है। अगर आपको आंसर एग्जैक्टली मैच करना है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 150 के बजाय आप 150 माइक्रोफेराड के बजाय 150 पिकोफेराड ले लो। तो जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो 4.7 आएगा, 4.7 हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में 150 माइक्रोफराड दिया हुआ था, उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होता वो होता 4.71 इंटू 10⁻6 हो। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पर मैंने बता दिया, जैसे 150 माइक्रोफेराड है तो करेक्ट आंसर होता है ये जो हमारा आया 4.71 इंटू 10⁻6। लेकिन क्योंकि हमें करेक्ट आंसर लाना है और इससे मैच करवाना है अगर आपको कि 4.7 ही आना चाहिए, तो काम करना आप सॉल्व सेम जैसे मैंने बताया वैसे ही करना। 150 माइक्रोफेराड की जगह कैपेसिटेंस की वैल्यू 150 पिकोफेराड लेना। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन, द ट्रू वैल्यू ऑफ Q ऑफ ए कॉइल इज 245। ठीक है, मेजर वैल्यू दे रखा है 244.5।
रेशियो पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस टू सेल्फ कैपेसिटेंस, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस होता है CD, सेल्फ कैपेसिटेंस C, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करके सॉल्व कर दे रहा हूँ यहीं पे। Q ट्रू इक्वल्स टू Q मेजर्ड, ठीक है, Q ट्रू इक्वल्स टू Q मेजर्ड 1 प्लस CD अपॉन C। तो देखो Q ट्रू कितना है आपका 245, Q मेजर्ड है आपका 244.5, 1 प्लस CD अपॉन C। तो देखो इन दोनों को आप पहले डिवाइड करो, कितना आ रहा है 245 डिवाइडेड बाई 244.5 विच इज 1.00204, ठीक है। 1 प्लस CD अपॉन C, हमें चाहिए क्या CD अपॉन C का रेशियो, तो CD अपॉन C क्या होगा, -1 कर दो आप सेम में, 0.00204, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.04 इंटू 10⁻³ ठीक है, 2.04, तो इससे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर, इसमें से कौन सा एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, स्ट्रेन गॉज, सेलिसिन, फोटोवोल्टिक सेल या फोटो एक्सिसिव सेल। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर पूछा है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ, एसेंशियली होगा कि एसेंशियली लिखा है, क्या क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, इंडिकेटिंग डिवाइस, सिग्नल कंडीशनर, ट्रांसड्यूसर या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन, तो करंट सेंसिटिविटी पूछा है किसमें एक्सप्रेस्ड होती है, तो एम्पियर में, ओम पर एम्पियर, एम्पियर पर डिवीजन या ओम पर वोल्ट। तो जो करंट सेंसिटिविटी होती है आपकी वो मेजर्ड होती है ओम पर एम्पियर में, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ए VTUM, VTVM होगा, कैन मेजर्स, तो VTVM क्या मेजर कर सकता है आपका, करंट एंड वोल्टेज, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, करंट एंड पावर एंड करंट एंड रेजिस्टेंस। सो जो इसका करेक्ट आंसर है आपका वो होगा वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए TUM लिख रखा है, TVM होना चाहिए, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए TVM एज कंपेयर टू डेट ऑफ ए VTVM इज सेम, नॉट कंपेरेबल, हाई या लो। सो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, लो। क्वेश्चन नंबर 8, a DC TVM can be used for measuring voltage of frequency up to about 250 megahertz with the help of A, ऑप्शन ए रेक्टिफायर, ऑप्शन बी RF प्रोब, ऑप्शन सी RC सर्किट या ऑप्शन डी LC सर्किट। तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन बी RF प्रोब। क्वेश्चन नंबर 9, द FET-VM एम्प्लॉयज एफिसिटी इन, तो जो FET-VM होता है वो उसमें FET किस में यूज होता है, डिफरेंशियल मोड में, कैस्केड में, कॉमन मोड में या नन ऑफ दिस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन ए, डिफरेंशियल मोड। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो पता नहीं क्या वर्ड लिखा हुआ है, प्रोनाउंस सही नहीं है इसका, वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस, मतलब कि इनमें से किसका इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है, PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, FET या नन ऑफ द अबव। तो अगर BJT और FET में देखा जाए तो FET का इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, इन VTVM द AC वोल्टेज मेजरमेंट्स करस्पॉन्ड टू, जो AC वोल्टेज की मेजरमेंट होती है वो किससे होती है, सॉटूथ वेव इनपुट, स्क्वायर वेव इनपुट, साइन वेव इनपुट या एनी फॉर्म एट द इनपुट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइन वेव एट द इनपुट।
क्वेश्चन नंबर 12, क्यू मीटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो क्यू मीटर किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट होता है? सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, सेल्फ इंडक्टेंस या एडी करंट? तो जो क्वेश्चन 12 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पैरेलल रेजोनेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट ए सिग्नल कंडीशनर, तो सिग्नल कंडीशनर कौन सा इसमें डिवाइस नहीं होता? सिग्नल कन्वर्टर, डैम्पिंग नेटवर्क, एम्पलीफायर या इक्वलाइजिंग नेटवर्क? तो जिसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी, एम्पलीफायर इज नॉट ए सिग्नल कंडीशनर। Question number 14. Spectrum analyzer is used across the frequency spectrum of a given signal to study the current distribution, voltage distribution, energy distribution या power distribution. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। The type of multivibrator used for generation of clock pulse is monostable, astable, बाईस्टेबल या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। द गेन ऑफ एन ओपैम्प इज नियरली, देखो अगर आइडियल ओपैम्प होता तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, गेन ऑफ एन ओपैम्प इज नियरली, तो जो आइडियल ओपैम्प होता है उसका जो गेन होता है वो होता है इनफाइनाइट। बट क्योंकि देखो यहाँ सारे गेन फाइनाइट दे रखे हैं, तो जनरली जो ओपैम्प का गेन होता है वो 10 के पावर 6 रेंज में होता है, काफी हाई होता है। तो जो सबसे हाई वैल्यू है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, विच इज 10 रेज़ टू द पावर 6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। द आइडियल वैल्यू ऑफ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होगा इस 1, 0, इनफाइनाइट, नन। तो अगर ओपैम्प की बात की जाए तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एंड इंटीग्रेटिंग डिजिटल वोल्टमीटर मेजर्स, तो इंटीग्रेटिंग डिजिटल वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, VURS वैल्यू, VRMS होगा एक्चुअली वैल्यू, या डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, एवरेज वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19, LEDs आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम, तो देखो एलईडी कभी भी ना सिलिकॉन और जर्मेनियम की नहीं बनती। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की इसलिए नहीं बनती क्योंकि जब आपका कंडक्शन बैंड से, ये होगा ईसी, ये हुआ आपका ईवी, तो जब भी ट्रांजिशन वैलेंस बैंड से कंडक्शन, आपका जब इलेक्ट्रॉन जाएगा वैलेंस से कंडक्शन बैंड और फिर अब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड आता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट के फॉर्म में होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम में। लेकिन एलईडी में जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो लाइट के फॉर्म में होनी चाहिए। इस वजह से सिलिकॉन और जर्मेनियम से कभी भी हम एलईडी फैब्रिकेट नहीं करते। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, ये काफी मैंने स्मॉल में छोटे में बता दिया है क्योंकि ज्यादा बड़ा में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी काफी, इस वजह से। लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गैलियम आर्सेनाइड, और जिस जैसा मटेरियल हम यूज करते हैं उस प्रकार की एलईडी बनती है, उस प्रकार की आपकी लाइट इमिट होती है। क्वेश्चन नंबर 20, ए डीवीएम्स रीडिंग इज 15.46, इज सेंसिटिविटी वुड बी, तो लिखा है डिजिटल वोल्टमीटर की रीडिंग 15.46 है, सेंसिटिविटी पूछा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, क्योंकि देखो सेंसिटिविटी होती है रेजोल्यूशन इनटू लोएस्ट वोल्टेज रेंज, लोएस्ट वोल्टेज रेंज। अब यहाँ पे डीवीएम कैसा है ये तो लिखा नहीं है, कहने का मतलब डीवीएम आपका 3.5 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, तो रेजोल्यूशन उस हिसाब से हम निकालते हैं, या 1/10⁻3, 1/10⁻4। तो इसमें रेजोल्यूशन दिया नहीं हुआ है, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा इनकरेक्ट है, तो मैं इसका कोई आंसर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। तो ये जितने भी आपके ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन हमने, जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके, डिस्कस कर लिए। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।